वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइडे 2.0 बैच में मैं अजय पटेल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जो हमारा बेसिक था, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच का अंतर, वो हमने डिस्कस कर लिया था। यदि आप में से किसी ने अभी तक भी वो वीडियो ना देखा हो तो आप एक बार उस वीडियो को पहले देख लें, जिससे ये वाला वीडियो 100% आपको समझ आ जाए। उसमें हमने लैंगिक व अलैंगिक जनन के अंतर सिर्फ डिस्कस नहीं किए, हमने उसका सिग्निफिकेंस भी देख लिया कि कौन सा अनुकूल में और कौन सा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, किसमें कम समय लगेगा, किसमें ज्यादा समय लगेगा। ये सारे बड़े ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट थे वो हमने वहां पर डिस्कस किए। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो बेटा जो लघु बीजाणुधानी है ना, इसकी संरचना में बाहर से अंदर की तरफ, आउटर टू इनर साइड पर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर जो लेयर मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है उसको बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस। थोड़े से और अंदर की तरफ आएंगे तब जो लेयर मिलती है वो है एंडोथीशियम। देन हमें मिलती है मिडिल लेयर, और सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है उसका नाम है बेटा टेपिटम। यहां पर ये 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम या अंतस त्वचा, मिडिल लेयर या मध्य परत, और टेपिटम को हिंदी में भी टेपिटम ही कहते हैं। बेटा ये जो चारों परत हैं उनमें से यहां पर आपको लिखकर दे रखा है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। ये तीनों परतें हमारे एंथर के लिए सुरक्षात्मक परत भी हैं, साथ ही साथ स्फुटन में भी सहायता प्रदान करती हैं। बेटा स्फुटन का मतलब ये है कि ये जो लघु बीजाणुधानी या ये जो कमरे हैं, इन कमरों के अंदर यहां पर भर जाएंगे परागकण। मैं यहां पर एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये जो कमरे हैं, ये जो चेंबर्स हैं, इन चेंबर्स में भरे रहेंगे पोलन ग्रेन्स, लेकिन पोलन ग्रेन्स को यहां से बाहर निकलकर फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचना है। तब यहां पर जो हमारा एंथर है वो फटेगा, उसके फटने को ही बोले हैं स्फुटन। इस स्फुटन में कौन कौन सी लेयर हेल्प कर रही है? इसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों परतें हेल्प कर रही हैं। साथ ही साथ तीनों ही सुरक्षात्मक परत भी हैं। टेपिटम का यदि अलग से हम काम देखें तो ये टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को, जिन पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट यहां पर चल रहा होगा, उनको पोषण प्रदान करने में हेल्प करती है या उनको पोषण प्रदान करती है। यहां पर ये हमने डिस्कस कर लिया। बेटा एक काम करते हैं, ये जो चारों लेयर हैं इनके हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन और समझ लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या ये लेयर सतत है अथवा पृथक है। सतत होने का मतलब यह है कि यदि ये लेयर स्टार्ट होगी तो एक साथ चारों कमरों पर रहेगी। जैसे आप देखें यहां एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस यहां से स्टार्ट होकर एक साथ चारों कक्षों पर प्रेजेंट है। जबकि आप देखें ये जो मिडिल लेयर है और हमारे पास ये जो टेपिटम है, ये अपने अपने कक्ष की सेपरेट लेयर है, पृथक परत है। तो एक वर्गीकरण में हम क्या सीख लेते हैं? सतत और पृथक। दूसरा जो रहेगा इन परतों के लिए, या तो हमारी परत रहेगी पूर्णकालिक, या फिर हमारी जो परत है वो रहने वाली है अल्पकालिक। पूर्णकालिक और अल्पकालिक का मीनिंग ये है कि यदि कोई परत यंग एंथर में एज वेल एज मैच्योर एंथर में, मतलब परिपक्व एंथर में भी और जो शैशव है, यंग है, उसमें भी प्रेजेंट हो, दोनों ही स्टेज में प्रेजेंट यदि है, तब उसे बोलते हैं पूर्णकालिक। यदि यंग स्टेज में प्रेजेंट हो बट मैच्योर स्टेज में एब्सेंट हो, तब उसे कहते हैं साथियों अल्पकालिक। तो क्या आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यदि स्ट्रक्चर ऑफ लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया कोई आपसे पूछेगा तो हमें क्या बताना है उसको? देख भाई, इसमें 4 परतें हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, अंदर की ओर एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टेपिटम।
सबसे बीचों बीच मिलेगा स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक, यह हमें उसको बताना रहेगा। यहीं पर यह बताएंगे कि ये जो तीन परतें हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये सुरक्षा देने के साथ साथ प्रस्फुटन में हेल्प करती हैं। वीआईएमपी क्वेश्चन बन जाएगा पेपर के लिए, ठीक है। फिर टेपिटम का काम है केवल और केवल विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस करी कि परत सतत है या पृथक है, पूर्णकालिक या अल्पकालिक। तो आपको पता भी होना कि पूर्णकालिक का वास्तविक मीनिंग क्या है। पूर्णकालिक यानी ऐसी परत जो यंग एंथर एज वेल एज मैच्योर एंथर दोनों में पाई जाती है। अल्पकालिक यंग स्टेज में तो प्रेजेंट है, बट मैच्योर स्टेज में क्या रहेगी, एब्सेंट। इन्हीं सारी चीजों को लेकर हमने यहां पर इंफॉर्मेशन दी है। आप देखें, हर इंफॉर्मेशन आपको पता है जो अभी अभी मैंने समझाया। एपिडर्मिस सबसे बाह्यतम परत है, सिंगल लेयर है, एकल स्तरीय है, सतत भी है और पूर्णकालिक है, ठीक है। एंडोथीशियम एकल स्तरीय, सुरक्षात्मक, सतत एंड पूर्णकालिक परत रहेगी। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें याद रखनी है एंडोथीशियम के लिए कि बेटा जब एंडोथीशियम जो है, इस एंडोथीशियम की इनर वॉल पर, मतलब आंतरिक भित्ति पर, साथ ही साथ एंडोथीशियम की रेडियल वॉल पर, मींस अरीय भित्ति पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। अरीय भित्ति पर भी किसका जमाव होता है साथियों, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। ये एक फाइब्रस लेयर है, फाइबर्स हैं, इसलिए याद रखना एंडोथीशियम का एक और नाम फाइब्रस लेयर भी है। तो हमने क्या समझा कि भाई एंडोथीशियम की आंतरिक भित्ति और अरीय भित्ति पर किसका जमाव रहेगा, अल्फा सेल्यूलोज का। अल्फा सेल्यूलोज के फाइबर्स जमा रहेंगे, इसी कारण से हम इस एंडोथीशियम लेयर को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अल्फा सेल्यूलोज है बेटा, ये एक आर्द्रताग्राही पदार्थ है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, मतलब ये मॉइस्चर को अपने अंदर ग्रहण करेगा। जब मॉइस्चर इसके अंदर जाएगी तो एंडोथीशियम की कोशिकाएं फूलेंगी। परंतु यहां पर एक लॉजिक ये है कि ये है स्टोमियम, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो खांच हमने बना रखी है इसे बोलते हैं स्टोमियम। तो यहां पर जितनी भी एंडोथीशियम की लेयर हैं, इन सब में तो अल्फा सेल्यूलोज का जमाव है, परंतु जहां पर ये खांच आ रही है, आप देखेंगे यहां पर ये खांच आ रही है, ये वाली खांच यहां मौजूद है, यहां मौजूद है। यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है एंडोथीशियम की, उन पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं है। दैट इज होगा ये अब कि जिन सेल्स पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव रहेगा वे तो इस तरह से फूल जाएंगी, लेकिन जिस सेल पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं रहेगा वो ऐसी सिकुड़ी रहेगी। तो आसपास वाली सेल वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फूल गई हैं, बीच वाली सेल जो जस्ट स्टोमियम के सामने है, चूंकि उसमें अल्फा सेल्यूलोज नहीं है, चूंकि वो आर्द्रताग्राही नहीं है, इसलिए वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और वो सिकुड़ी अवस्था में रही। मैं आगे बताऊंगा कि जब एंथर मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट होगा, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, उसी समय उसमें बस्टिंग होगी, उसी समय उसमें प्रस्फुटन होगा, और प्रस्फुटन की जो प्रक्रिया है उसमें हेल्प कर रही होगी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। कभी यदि पेपर में, भाई वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट यदि एग्जामिनर के माइंड में भयंकर ही पाप आ गया है और वो इन तीन में से किसी एक लेयर को चूज करने का बोल रहा है प्रस्फुटन के लिए, तो आप बता देना एंडोथीशियम लेयर। सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले करती है वो एंडोथीशियम, बट अभी अभी हमने देखा तीनों ही एनसीईआरटी ने लिखे हैं, तो यदि सिंगल चूज करना है तब एंडोथीशियम, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिडिल लेयर की बात करें, 1 to 3 लेयर होती है बेटा, सुरक्षात्मक है, पृथक है, अल्पकालिक परत है। ये अल्पकालिक क्यों है इसका रीजन समझते हैं। क्योंकि जो मिडिल लेयर है
उसकी कोशिकाएं खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं और वो खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं किसको? टेपिटम को। और टेपिटम की लेयर वो प्रदान करती है लघु बीजाणु को। तो जैसे जैसे मिडिल लेयर का भोजन खत्म होते जाएगा, मिडिल लेयर डिसअपियर होती जाएगी। और भोजन खत्म कब होगा? जैसे जैसे यंग एंथर मैच्योर एंथर में कन्वर्ट होगा, तो उस एंथर के मैच्योरेशन के लिए, पराग कणों के विकास के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन मिल रहा है मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर दे रही है किसको? टेपिटम को। तो मिडिल लेयर का जैसे जैसे भोजन खत्म होगा, 3 लेयर है, जैसे जैसे एक एक लेयर का भोजन खत्म होगा, वो लेयर क्या होती जाएगी? इस तरह से डिसअपियर होती जाएगी। फाइनली पूरा भोजन खत्म होगा, ये सारी की सारी लेयर क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी। टेपिटम जब भोजन प्रदान कर देगी और पूरी तरह से हमारे परागकण जो हैं उनका विकास हो चुका रहेगा, तब फाइनली टेपिटम की लेयर भी नष्ट हो जाती है। तो ये यहां पर हमने यहां समझ लिया है। बेटा टेपिटम के कुछ और भी काम आपको लिखकर दिए हैं, ये काम आपको ऑलरेडी पता है। विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना। बट अगले 3 से 4 काम और ध्यान से समझें। स्पोरोपोलिनिन का निर्माण। बेटा एक केमिकल मटेरियल है, एक रासायनिक पदार्थ है। चूंकि रासायनिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो याद रखें, स्पोरोपोलिनिन एक कार्बनिक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। यह सर्वाधिक प्रतिरोधी ज्ञात पदार्थ है। इस पर ना तो अम्ल का, ना ही क्षार का, ना ही ताप का, ना ही एंजाइमों का, इस पर किसी का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब ये लंबे समय तक यदि किसी के ऊपर इसने आवरण बना लिया है, तो जिसके भी ऊपर इसने आवरण बनाया है वो अंदर वाली वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। किसकी उपस्थिति से? स्पोरोपोलिनिन की। बट स्पोरोपोलिनिन कौन सी लेयर बना रही है? टेपिटम। नेक्स्ट मैंने लिखा है पोलन किट मटेरियल। बेटा आगे जो थ्योरी अभी मैंने बोली ना, अम्ल क्षार वाली, ये सब आगे लिखी भी है ना, लिख कर दे रखी है। ऐसे ही पोलन किट की कहानी भी आएगी आगे। पोलन किट रंगीन, चमकदार, आकर्षक और चिपचिपे पदार्थ हैं जो कीट परागित या प्राणी परागित जो परागकण रहेंगे उनकी सतह पर क्या रहेंगे? जमा। बोले सर ये क्या बोल दिया आपने परागण यहां पर? बेटा ये जो परागण शब्द है या पॉलिनेशन जो मैंने बोला है, तो परागण का मतलब है पराग कणों का स्थानांतरण। जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका क्या होना है भाई? स्थानांतरण। स्थानांतरण करवाने के लिए जब भी कोई बायोटिक एजेंट आता है, जैविक कारक आते हैं, तो वो जो जैविक कारक हैं वे जैविक कारक पराग कणों को ले जाने से पहले पराग कणों की ओर आकर्षित भी तो होना चाहिए ना, और परागकण उनकी सतह पर चिपकना भी चाहिए। इसके लिए हम पराग कणों के चारों ओर पोलन किट मटेरियल, मतलब सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो पोलन किट मटेरियल पराग कणों का मेकअप है। मेकअप समझते हैं आप? जब कोई मेकअप कर लेता है तो उसके आसपास लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही पराग कणों का जो मेकअप है वो है पोलन किट मटेरियल। तो हमने देखा स्पोरोपोलिनिन का संश्लेषण, पोलन किट मटेरियल। इसके अलावा ये जो परत है टेपिटम की, ये एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण करती है। एक एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कैलेज। ये है हमारी 4 परतें। थोड़ा सा आगे चलें तो अब हम आ गए हैं एनसीईआरटी पर, ठीक है बेटा। पंचानन माहेश्वरी साहब का बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, बट उसमें से हमें केवल वो याद करना है जो मैंने अलग से हाईलाइट किया। ये येलो पोर्शन तो ऑलरेडी पहले से एनसीईआरटी ने करके रखा है, बट जैसे ये है, ये रेड वाला या फिर ये ग्रीन वाला, ये मैंने अलग से हाईलाइट किए हैं, ठीक है। हमको बस यही पढ़ने हैं। वैसे तो अब चूंकि पढ़ रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन याद कर लेना कि इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, बट ये याद ना भी करें तब भी चलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हमसे
कि पंचानन माहेश्वरी साहब का सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो याद रखें, इन्होंने टेक्सोनॉमी में मतलब वर्गीकी में मतलब वर्गीकरण करने के लिए भ्रूण विज्ञान का उपयोग किया। एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग टेक्सोनॉमी में इन्होंने किया। यह पंचानन माहेश्वरी साहब का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो मैंने डीयू लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की स्थापना करी। और जो बॉटनी का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया, वर्तमान में वो डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियो साइंस के क्षेत्र में एक टॉप मोस्ट संस्थान है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। लास्ट में मैं बता दूंगा, केवल 2 लाइनें याद करनी। एक लाइन वो ऊपर वाला बॉक्स, एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग टेक्सोनॉमी में किया। दूसरा है ये वाला बॉक्स जो यहां बना रखा है, इन्होंने परख नली के अंदर निषेचन, जैसे आप लोग पढ़ते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जूलॉजी में, वैसे ही इन्होंने प्लांट में परख नली निषेचन और अंतः अंडाशयी परागण, मतलब सीधे परागकण के गैमीट को अंडाशय में ही प्लेस करवा देना, स्थापित करवा देना, वहां पर ले जाना, ये दोनों काम के लिए पूरे विश्व ने इनकी सराहना की। ठीक है, हम जिस एनसीईआरटी के भयंकर दीवाने हैं हम सभी लोग, क्योंकि पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से आता है, वो एनसीईआरटी की बुक 1964 में सबसे पहली बार जब बनाई गई तो वो मिस्टर पंचानन माहेश्वरी साहब के नेतृत्व में ही उनका प्रकाशन हुआ। मतलब इन्होंने ही पहली बायोलॉजी की जो बुक है वो डेवलप करी। बेटा, अब एनसीईआरटी में केवल मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जो अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाई गई थ्योरी से कवर नहीं हुए, और वीआईएमपी लाइनें हैं जो सामान्यतः जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा। जैसे ये लाइन पढ़े, सभी पुष्पी पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। बोले सर इस लाइन में क्या खास है? बेटा 4 स्टेटमेंट लिखी आ जाएंगी। एक में लिखा होगा कुछ पुष्पी पादप लैंगिक जनन करते हैं, एक में लिखा होगा अधिकांश पुष्पी पादप लैंगिक जनन करते हैं, एक में लिखा होगा सभी पुष्पी पादप लैंगिक जनन करते हैं, और एक में लिखा होगा लगभग सभी। भाई लगभग सभी भी नहीं, अधिकांश पर भी नहीं जाना है, हमारा आंसर रहेगा सभी पुष्पी पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। अगली लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। यहां पर वो सेम लाइन लिखेगा, पेपर में 2 खालिस्तान दे देगा हमें, एक यहां पर खालिस्तान दे देगा, दूसरा खालिस्तान यहां पर दे देगा कि पुष्पक्रमों, पुष्पों व पुष्पी अंगों की संरचना की खालिस्तान पर दृष्टि डालें तो वे खालिस्तान की एक व्यापक परिधि दर्शाते हैं। आया क्वेश्चन समझ सभी को? मतलब ये लाइन जो उसने इंट्रोडक्शन वाले पैरा में लिखी है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एनटीए वाला ऐसा व्यक्ति है वो यहां से भी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। और अच्छी लाइन है, आना भी चाहिए क्वेश्चन कि फ्लोरल पार्ट्स में जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी मिलती है, असल में वो विविधता एक तरह का अनुकूलन है। और अगली लाइन तो वीआईएमपी है, ये अनुकूलन है किसके लिए? ये अनुकूलन है ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। यदि वो ये पूछ ले कि पुष्पों के अंगों में पाई जाने वाली विविधता जो कि एक अनुकूलन है किसके लिए है, दैट इज आंसर होगा कि हम चाहते हैं फल और बीज की संरचना सुनिश्चित हो सके। अगले में यहां ये तो बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हैं, बट फिर भी हम पढ़ें। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। मतलब इन कामों में हमने फ्लावर का यूज किया। मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद यानी दुख एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति में भी जो फ्लावर है वो एक प्रतीक के रूप में काम करता है। आपने देखा होगा शोक के समय सफेद रंग के फ्लावर चढ़ाए जाते हैं, खुशी में रेड या दूसरे जो रंगीन पुष्प हैं उनको यूज किया जाता है। ये तो फ्लावर की संरचना जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है पुष्पों की खेती के लिए शब्द याद रखें, फ्लोरीकल्चर।
या इसी को बोलते हैं पुष्प कृषि। VIMP कंसेप्ट नेक्स्ट लाइन, एक जीव वैज्ञानिक या बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्प मार्फोलॉजिकल एवं एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब आकारिकी रूप से और भ्रूणकी रूप से आश्चर्य का व लैंगिक जनन का स्थल है। तो भाई वो यही चीजें आपको स्टेटमेंट वाले सवालों में डाल देता है और वो वहां पर आकारिकी की जगह यहां शारीरिकी लिख देगा, और शारीरिकी जैसे ही यहां पर लिखेगा मतलब वो हो जाएगा एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी उसके लिए क्या हो जाएगा, गलत। इसके लिए सही क्या रहेगा भाई, मार्फोलॉजी, कि वो आकारिकीय एवं भ्रूणकीय मतलब बाह्य संरचना की दृष्टि से व एम्ब्रियोलॉजी की दृष्टि से आश्चर्य व लैंगिक जनन का स्थल है। अगेन देखें, अगले पैरा को मैंने हाईलाइट कर रखा है। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व ही ये तय हो जाता है कि अब पादप में पुष्प आने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा, वे कौन सी घटनाएं हैं, वे कौन से इवेंट्स हैं जिनसे हमें पहले ही पता चल जाता है या वे घटनाएं पहले हो जाती हैं पुष्प के आने से। ठीक है, तो पुष्प के आने से पहले जो इवेंट्स होते हैं उनमें हार्मोनल चेंज व स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। तो यदि कोई इवेंट्स पूछ ले बिफोर फ्लावरिंग, एक रहेगा हमारे पास में हार्मोनल चेंज और दूसरा हमारे पास रहेगा स्ट्रक्चरल चेंज या संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, अगला है पुष्पी आद्यक मतलब पुष्प के आने से जस्ट पहले की संरचना या जिसे फ्लोरल प्रीमोर्डियम कहते हैं कि मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास मतलब आगे के जो डेवलपमेंट हैं वो भी यहां पर चालू हो जाते हैं। बेटा अगला जो है उसमें यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। यहां पर आप चाहे तो एक बार एनसीईआरटी पढ़कर देख लें, ये मैंने दे रखी है, बट इसको ना भी पढ़े तब भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन एक एक लाइन, एक एक लैंग्वेज को, एक एक टर्म को मैंने कवर कर रखा है। अगले पैराग्राफ में है कि जो हमारी टेपिटम की लेयर होती है उस टेपिटम की लेयर में सघन जीव द्रव्य, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। वह टेपिटम की कोशिकाएं जो हैं वो उनमें एक से अधिक केंद्रक या दो केंद्रक उसमें पाए जाते हैं। दो केंद्रक पाए जाने का रीजन क्या है, तो यहां पर दो केंद्रक पाए जाने का रीजन उनने हमसे पूछा है, तो आंसर है एंडोमाइटोसिस डिवीजन या हिंदी में बोलते हैं अंतःसूत्री विभाजन। इस विभाजन में केंद्रक का विभाजन तो हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाएगी, परंतु साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। और जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी तो एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाएंगे, परंतु न्यूक्लियस को हम अलग अलग कोशिकाओं में डिवाइड नहीं करेंगे। दैट इज ऐसा विभाजन जिसमें केंद्रक का विभाजन तो हो परंतु कोशिका द्रव्य का ना हो, एंडोमाइटोसिस डिवीजन है। और इसी डिवीजन के कारण जो हमारी टेपिटम की सेल्स होती हैं वो द्विकेंद्र की अवस्था में या बहुकेंद्र की अवस्था में आ जाती हैं। बेटा यहां पर जितनी भी संरचना दे रखी है ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बट यहां मैं आपको एक नई चीज समझाता हूं। एक होता है हमारे पास में यंग एंथर और एक हमारे पास में है मैच्योर एंथर। बेटा जो यंग एंथर है, यदि मैं यहां लेयर्स लिखूं, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर एंड टेपिटम लेयर, तो याद रखें यंग एंथर में ये चारों प्रकार की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बट जैसे जैसे एंथर का मैच्योरेशन होगा एपिडर्मिस और एंडोथीशियम तो रहेगी परंतु मिडिल लेयर और टेपिटम नष्ट हो जाएगी। अब मिडिल लेयर और टेपिटम ने वास्तव में काम क्या किया था, देखें ये एक पाली, ये दूसरी पाली। मिडिल लेयर और टेपिटम के कारण ही तो एक पाली में दो कक्ष बने थे। तो यहां पर यंग एंथर में दो पाली और चार कक्ष रहेंगे, परंतु यहां पर क्या होगा साथियों, यहां पर मैच्योर एंथर में
जो हमारी मिडिल लेयर है और जो हमारी टेपिटम है वो तो यहां पर गायब हो चुकी है। मतलब अब पाली तो अभी भी दो हैं, दो पाली हैं, लेकिन इन दो पाली में ये पूरा एक चेंबर, ये पूरा एक चेंबर रहेगा, मतलब दो ही कक्ष बचेंगे। तो VIMP कंसेप्ट रहेगा कि सामान्यतः जो एंथर है यंग कंडीशन का, उसमें दो पाली और चार कक्ष होते हैं, लेकिन वो चार कक्ष बनाने में कौन सी परतों ने हेल्प करी, यदि ये पूछ लिया जाए ना, तो चार कक्ष बनाने के लिए जो हेल्प करी है वो मिडिल लेयर और टेपिटम ने करी है। इसमें आप गलती से भी आंसर एपिडर्मिस और एंडोथीशियम मत लगा आना। यदि वो क्वेश्चन पूछ ले चार कक्ष बनाने के लिए सतत परतों ने हेल्प करी या चार कक्ष बनाने के लिए पृथक परतों ने हेल्प करी, तो आप आंसर लगा देना पृथक परतों ने हेल्प करी। ठीक है, और जैसे ही ये पृथक परतें जो कि अल्पकालिक होती हैं वो नष्ट होंगी, तब बनेगा हमारा मैच्योर एंथर, और उस मैच्योर एंथर में पुनः दो पाली तो रहेंगी, लेकिन कक्ष जो पहले चार थे वो कितने बचेंगे, दो। ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सकती है। आगे हम चलें तो अब हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। अगेन जो डायग्राम आपके सामने है वो मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। ठीक है, यहां पर अब हम बात करेंगे इस स्पोरोजीनस टिश्यू की, बीजाणुजन ऊतक की। बेटा इस बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक पराग मात्र कोशिका के समान काम करती है, या जिसे बोलते हैं पोलन मदर सेल, या इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके जैसे वो काम करेगी। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है साथियों, इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो चार कोशिकाएं बनी, जो चार बनी है यहां पर 1 2 3 4 सर्किल जो बने हैं, ये एक कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा आपस में जुड़े हैं, उससे आपस में घिरे हुए हैं। और ये जो कैलोज है, चूंकि इनने इन चारों को जोड़ रखा है, इसलिए इस संरचना को बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्ट। चतुष्ट बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे चतुष्क भी कह सकते हैं, बट एनसीईआरटी चतुष्ट लिखती है, इसलिए चतुष्ट तो याद रहना जरूरी ही है। तो जो हमारा एंथर है, इसके हर कक्ष के सेंटर में मौजूद स्पोरोजीनस टिश्यू, और स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक कोशिका एक पराग मात्र कोशिका के समान काम करेगी, और उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे चार लघु बीजाणु, और ये चारों लघु बीजाणु अगुणित होंगे, जबकि जो पराग मात्र कोशिका है वो द्विगुणित है। ठीक है, आगे देखें, यहां पर अब आएगा एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। आपको याद आना चाहिए ये एंजाइम टेपिडम ने निकाला था, टेपिडम लेयर में हमने इसको पढ़ा था। और कैलेज एंजाइम इस कैलोज का पाचन करेगा, और जैसे ही कैलोज का पाचन होगा, ये चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जो पहले चतुष्क की अवस्था में थे, अब वो सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। यहां पर VIMP है, ये 3 स्टार इसलिए 3 डॉट मैंने बना दिए हैं कि जैसे ही परागकोश परिपक्व, परिपक्व के लिए इंग्लिश याद रखें मैच्योर, व स्फुरित, स्फुरित यानी डिहाइड्रेट होता है, तब माइक्रोस्पोर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं, व अब आगे पराग कणों के रूप में वे विकसित होते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि भाई किस समय ये वाली एक्शन होगी, किस समय कैलेज एंजाइम आएगा, जिस समय हमारा जो एंथर है, ठीक है, वो एंथर मैच्योर हो रहा होगा, साथ ही साथ वो एंथर स्फुरित, हिंदी में एनसीईआरटी ने स्फुरित लिखा है, इंग्लिश याद रखें डिहाइड्रेट होगा। उस समय फाइनली ये कैलेज एंजाइम की एक्शन से ये चारों अलग हो जाएंगे और पराग कणों के रूप में विकसित होंगे। बेटा यहां पर जो हर एक लघु बीजाणुधानी रहेगी, ये जो हमारे 4 कक्ष थे, 1 2 3 4, इन चारों कक्षों के अंदर हर एक के अंदर कई हजार लघु बीजाणु, और उन्हीं लघु बीजाणु से भविष्य में बनेंगे परागकण, वो पाए जाते हैं, वो निर्मित होते हैं। बोले सर आपने इस लाइन में यहां पर 3 स्टार क्यों बना दिए, क्या ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? अरे भाई जब पेपर हॉल में आती है ना, तो मैं इस काल को कहता हूं जब हम पढ़ाई कर रहे हैं
बेटा ये शांति काल है, हम बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई बहुत कठिन कंसेप्ट भी या कोई बहुत अच्छी लाइन भी ऐसी लगती है कि यार ये थोड़ी पेपर में आएगी, ठीक है, या ये तो आसानी से हमें समझ आ जाएगा पेपर में। बट वो जो एग्जाम हॉल है उसे मैं क्रांति काल कहता हूं। उस क्रांति काल की घड़ी में ऐसी सिंपल लाइनें भी हमें रुला रुला देती हैं भाई। जब यही लाइन स्टेटमेंट में आएगी, और अब स्टेटमेंट सुने ध्यान से, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर सैकड़ों लघु बीजाणु निर्मित होते हैं, लाखों लघु बीजाणु निर्मित होते हैं, हजारों लघु बीजाणु निर्मित होते हैं, करोड़ों लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। बेटा अब आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है कि यदि 1000 के प्लेस पर सैकड़ों लाखों करोड़ों लिखकर आ गया तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखें 1000 लघु बीजाणु निर्मित होते हैं जिनसे परागकण बनेंगे। बेटा सामान्यतः जो परागकण है वो गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोन मीटर होता है। ये वाला एक शब्द अभी के लिए सिर्फ याद रखें कि जो हमारा परागकण है उसे मेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। मैं बहुत डिटेल में आपको अभी ही इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में गैमीटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट पढ़ाने वाला हूं, युग्मकोद्भिद वर्सेस बीजाणुद्भिद पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए इस लाइन को याद रखें कि यह मेल गैमीटोफाइट है। परागकणों की जीवन क्षमता कि कब तक वो जीवित रहेंगे, कब तक उनमें निषेचन की क्षमता रहेगी, तो जैसे गेहूं व धान के परागकण 30 मिनट तक ही जीवन क्षम है, लेकिन सोलेनेसी, रोजेसी व लेग्यूमिनोसी के जो परागकण हैं उनकी जीवन क्षमता महीनों तक होती है। ठीक है, तो यदि हम इसे इस तरीके से सोचें कि चूंकि ये वाले परागकणों को याद करने के लिए याद रखना सरल, जो जितना सरल रहेगा वो उतना ज्यादा जिएगा। वो 30 मिनट में ही मर रहे हैं, ये महीनों तक जीवित है, मतलब ये कैसा है, सरल। सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी। ठीक है, और आगे चले तो बेटा परागकणों की जीवन क्षमता निर्भर किस पर करती है? ये निर्भर करती है उपस्थित तापमान व आर्द्रता पर। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, इसमें परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। बेटा इन्हीं परागकणों का उपयोग बाद में हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में या फसल प्रजनन कार्यक्रम में भी कर सकते हैं, एक नई फसल के डेवलपमेंट के लिए। और आगे चलें तो परागकणों का पोषक महत्व यहां पर आप समझ लें। बेटा जो पॉलन ग्रेन्स हैं, परागकण हैं, वो पोषकों से भरपूर होते हैं, मतलब इसमें बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। क्योंकि न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में है इसलिए इसका उपयोग हम फूड सप्लीमेंट, खाद्य संपूरक, जैसे कभी यदि हमारे अंदर विटामिन की कमी होती है तो डॉक्टर विटामिन की दवाइयां लिखता है, प्रोटीन का पाउडर देता है, वो फूड सप्लीमेंट है। बट यहां मैंने अभी परागकण का नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूं टेबलेट देता है वो, या वो प्रोटीन का पाउडर दे रहा है। बट ये जो है, ये जो परागकण है, इनका मेनली यूज जो एथलीट्स होते हैं वो, और जो धावक अश्व हैं वो करते हैं, या उनको करवाया जाता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि खिलाड़ियों एवं धावक अश्व यदि परागकणों की टेबलेट व सायरप का उपयोग करें तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पश्चिमी देशों में बेटा पराग के उत्पादों की पॉलन टेबलेट्स व पॉलन सायरप बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये है परागकण एज आ न्यूट्रिएंट, है ना, फूड सप्लीमेंट। मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पर बड़ी मात्रा में क्या उपलब्ध है, पॉलन टेबलेट्स एंड सायरप। और खिलाड़ी व धावक अश्वों में दावा किया जाता है कि यदि ये इनका उपयोग करते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। बात करें एलर्जी की, बेटा अनेक प्रजातियों के परागकण ऐसे हैं जो कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी, मतलब सीवियर एलर्जी पैदा कर देते हैं। साथ ही साथ ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, मतलब श्वसनीय वेदना, अर्थात सांस लेने में समस्या आने लगेगी। यदि ये चीजें लंबे समय तक चलें, मतलब सीवियर एलर्जी, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस चल रहे हैं,
तो चिरकालिक श्वसनीय विकार, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएंगे। मतलब जो फिर जीवन भर चलते हैं, लंबे चलते हैं, उन्हें क्रोनिक कहा जाता है। जैसे कि अस्थमा हो जाएगा, या फिर यहां पर ब्रोंकाइटिस की समस्या जो है वो यहां पर आएगी। बेटा एक एलर्जन है भारत में, पराग एलर्जन, जिसका नाम है पार्थेनियम या गाजर घास। ये हमारे भारत में होती नहीं थी। ये भारत में आई कहां से? ये भारत में आई है आयातित गेहूं के साथ। जो गेहूं हमने बाहर से इंपोर्ट किया, उस गेहूं के साथ पार्थेनियम या गाजर घास हमारे यहां आई, जो अब सर्वव्यापक है, पूरे में फैल गई है भारत में भी, और एक गंभीर एलर्जी कारक है, समस्या के रूप में हमारे सामने है। यदि बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की, तो बेटा इसकी सबसे बाह्य सतह पर एक लेयर होती है एक्साइन। ये एक्साइन लेयर को यहीं देख लो, ये कठोर और बाहरी परत है। किसने बनाई है इसको? स्पोरोपोलिनिन ने। याद आया स्पोरोपोलिनिन? और जो टेपिटम ने बनाया था। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन की कहानी ये लिखी मैंने, जो ऑलरेडी पढ़ा दी आपको। सर्वाधिक प्रतिरोधी ज्ञात पदार्थ है। इस पर उच्च ताप, अम्ल क्षार, एंजाइम आदि के द्वारा कोई निम्नीकरण नहीं होता। मतलब ये सभी चीजें इस स्पोरोपोलिनिन की बनी एक्साइन लेयर को तोड़ नहीं सकती। इस परत की उपस्थिति के कारण ही परागकण हमें जीवाश्मों के रूप में, फॉसिल्स के रूप में लंबे समय तक मिलते हैं या संरक्षित अवस्था में मिलते हैं। आप देखें यहां हर एक जगह पर स्पोरोपोलिनिन थोड़ी सी मोटी है, बट यहां इस प्लेस पर आकर स्पोरोपोलिनिन थोड़ी सी पतली हो गई है। एक्साइन की परत थोड़ी सी पतली हो गई है ना। ये जो एक्साइन की परत यहां आकर पतली हुई है, इस स्थान को बोलते हैं जर्म पोर। और याद रखना, जर्म पोर वाले स्थान पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अगली जो परत है एक्साइन से अंदर, उस परत का नाम है बेटा इंटाइन परत। इंटाइन परत पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी है। और अंदर की तरफ जाएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर हमें एक न्यूक्लियस मिल रहा है, कोशिका द्रव्य है, वैक्यूल या रिक्तिका है। यह हो गया हमारा पॉलन ग्रेन। यदि हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज का जो लेक्चर है वो हमने स्टार्ट किया है कहां से? 2 मिनट का समय लेते हैं और इन चीजों को एक बार देखें। आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया लघु बीजाणुधानी की संरचना से। तो बेटा लघु बीजाणुधानी की संरचना में कितनी लेयर है? 4। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों परतें सुरक्षात्मक हैं, स्फुटन में हेल्प करती हैं। टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती है। ये वाली दोनों सतत हैं, पूर्णकालिक हैं। ये दोनों पृथक हैं और अल्पकालिक हैं। टेपिटम के यदि काम देखें, इस काम के अलावा तो स्पोरोपोलिनिन, पॉलन किट मटेरियल, एंजाइम व हार्मोन और कैलेज एंजाइम, ये सारे इसके काम थे। यदि यहां से थोड़े आगे चलें तो हमें मिले थे मिस्टर पंचानन माहेश्वरी, टेक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग, अंतः अंडाशयी परागण। सामान्यतः परागकण हवा से या जैविक कारकों के द्वारा वो फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, बट यहां हम परागकणों को सीधे कहां लेकर जा रहे हैं? अंडाशय में लेकर जा रहे हैं। तो अंतः अंडाशयी परागण, परखनली निषेचन, इसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया। फिर हमने ये कुछ चीजें देखी कि भाई सभी या कुछ, तो सभी याद रहेगा। पुष्पों की विविधता एक तरह का अनुकूलन है, जो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की संरचना को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। ये तो यहां बेसिक चीज है। और आगे चले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिकल्चर, साथ ही साथ पुष्प मार्फोलॉजिकल व एम्ब्रियोलॉजिकल आश्चर्य व लैंगिक जनन का स्थल है। और फ्लावर आने से जस्ट पहले जो इवेंट होते हैं उनमें हार्मोनल चेंज व स्ट्रक्चरल जो चेंज हैं वो समाहित हैं। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ी हमने। इसके जस्ट बाद हमने टेपिटम की द्विकेंद्र की अवस्था पढ़ ली। तो एंडोमाइटोसिस डिवीजन अंतःसूत्री विभाजन के द्वारा है। ठीक है, उसमें कैरियोकाइनेसिस होगी बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। फिर हमने क्या देखा भाई? 2 पाली 4 कक्ष। तो यंग एंथर में किसमें बेटा? जो यंग एंथर है उसकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये सारी परत हैं। बट मैच्योर में ये दोनों परत क्या हो जाएंगी? गायब।
इसलिए 2 पाली के साथ केवल 2 कक्षी रहने वाले हैं। फिर फाइनली अभी अभी हमने ये लघु बीजाणु जनन और इसका ये डेवलपमेंट यहां पर डिस्कस किया। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं वो सुन लें 2 मिनट के लिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट, साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा फीमेल। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 चीजें हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे परागण। आप इसी तरह से एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। हम सभी लोग आपकी तैयारी करवाते रहेंगे और आप भी सफलता के नए आयाम गढ़ते रहेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।